स्वागत है बच्चा लोग आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जीरो से लेकर के जेड तक की बात करेंगे, जीरो से लेकर के जेड तक की बात करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री के वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन फिर बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होता है जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिसीव किया जाता है। ये अलग बात है कि आजकल लेबोरेटरी में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जाता है, लेकिन इनिशियली ये माना जाता था जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिर्फ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है और उसे लेबोरेटरी में बनाना पॉसिबल नहीं है। इसके रिगार्डिंग एक वाइटल फोर्स थ्योरी भी है बच्चों, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसे बर्जेलियस ने दिया था। बर्जेलियस का स्टेटमेंट था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी प्रिपेयर्ड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मिस्टीरियस फोर्स। किसी अननोन फोर्स के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनाया जा सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ ही समय के बाद फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्कवरी हुआ जिसको लेबोरेटरी में बनाया जा सका। वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। बच्चों आपको पता होगा वोलर नाम के साइंटिस्ट थे। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड was prepared by वोलर नाम के साइंटिस्ट था। उन्होंने पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया। कैसे? तो उन्होंने अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन करवाया पोटेशियम साइनाइड से, KCNO, पोटेशियम साइनाइड से। दोनों के रिएक्शन के बाद बाई प्रोडक्ट बना अमोनियम साइनेट, NH4CNO, अमोनियम साइनेट, और पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। और जब ये अमोनियम साइनेट को हीट किया गया तो यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। बच्चों यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो पहली बार वोलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेबोरेटरी में फॉर्मेशन किया था और उस दिन के बाद से ये माना जाने लगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में हो सकता है। और उसके बाद एक सीरीज़ ऑफ एक्टिविटी चला जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जा सका लेबोरेटरी में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्या क्या सोर्स है? हाइड्रोकार्बन या कह लें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन का बना होता है, इसलिए हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं इसको। सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है? तो बच्चों प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है और कोल टार हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कोल टार क्या है? तो बच्चों कोल टार एक फ्रैक्शन है जो कोल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद मिलता है। शायद आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, कोल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन परफॉर्म किया जाता है तो वहाँ से 3 प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, कोक, कोल टार और कोल गैस। तो कोल टार एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहाँ से हम लोग रिसीव कर पाते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक ओपन चेन है और दूसरा क्लॉज चेन है जिसको साइक्लिक कहते हैं। अगर साइक्लिक है तो 2 कैटेगरी का होगा, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक।
हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब है बच्चों, ये साइकिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का साइक्लिक फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन इसमें कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी प्रेजेंट होगा, कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी प्रेजेंट होगा। जैसे इसको हम लोग कह सकते हैं पाइरिडीन, ये स्ट्रक्चर को कह सकते हैं हम लोग पाइरिडीन। ये इसको यहाँ पे N बना दें और ये हो गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं पाइरिडीन। चूँकि एक साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी प्रेजेंट है, इसे हम लोग इसलिए हम लोग इसे हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। दूसरा होमोसाइक्लिक, तो कंफर्म है जितना भी साइक्लिक कंपाउंड होगा इसमें सिर्फ कार्बन ही होगा। तो होमोसाइक्लिक में भी दो कैटेगरी का हम लोगों को मिल जाता है, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। बच्चों जो एरोमेटिक होगा उसमें आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दूं तो आप देख पाएंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं बना दूं, यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है, 1 2 3, इसे कहेंगे हम लोग बेंजीन। एलिसाइक्लिक का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड में भी एक हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन अल्टरनेट वे में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे एक बना लीजिए आप CH2, CH2 और CH2, यह एक साइक्लिक कंपाउंड है। बच्चों इसका नाम हम लोग कह सकते हैं साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन का है, कैसे नाम हम लोग लिखते हैं बाद में बात करेंगे, लेकिन चूंकि आप देख सकते हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं, आप देख पा रहे हैं इसमें एक कार्बन यहाँ पे होगा, दूसरा कार्बन यहाँ पे होगा, तीसरा कार्बन यहाँ होगा, चौथा कार्बन यहाँ होगा। चूँकि 4 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए हम लोग साइक्लोब्यूटेन इसको कहेंगे। एक एक करके आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं ओपन चेन का। ओपन चेन में 3 कैटेगरी बच्चों आपको दिख रहा है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। जो अल्केन होता है उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिख दूँ C2H6, C2H6 अल्कीन होगा, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा C2H4, और अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा C2H2। ये एग्जाम्पल है बच्चों, इसका डिटेल हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कार्बन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर बच्चों, एटॉमिक नंबर इसका होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखें इसका तो 1s2, 2s2 और 2p6। ग्राउंड स्टेट में इसका ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर देखेंगे। ग्राउंड स्टेट में इसका ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बच्चों 2s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होगा बच्चों। यहाँ पे 2p2 ही लेंगे हम लोग, 2p2, चूँकि 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 2 6। p ऑर्बिटल में, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, 1 2। चूँकि बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका कोवैलेंसी 2 ही होना चाहिए, लेकिन ये 4 वैलेंसी शो करता है। तो इसका कारण ये है जो ये एक्साइटेड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है एक वैकेट ऑर्बिटल के साथ। तो एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे। एक्साइटेड स्टेट में आप देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैकेट ऑर्बिटल, तो ये भी अनपेयर्ड और बाकी का 3 ये भी अनपेयर्ड।
अब ये चारों ऑर्बिटल का बच्चों हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, चारों ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जानते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 ऑर्बिटल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर एनर्जी, 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी अप्रॉक्स सेम होता है, वैसे ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो जाता है, एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसे कहते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से इन 4 ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा और नया सेट ऑर्बिटल का बनेगा 4, और जिसका एक एक इलेक्ट्रॉन आप देख पाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसमें पेयरिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो इस केस में ये 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसे हम लोग टेट्रावैलेंट कहते हैं और टेट्रावैलेंट के कैटेगरी में डालते हैं। बच्चों इसके एक ऑर्बिटल को, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना, उसमें S का एक ऑर्बिटल और P का 3 ऑर्बिटल, जैसे 1 2 3, चूँकि P का 3 और S का 1 मिल करके एक ऑर्बिटल बना है, इसलिए प्रत्येक ऑर्बिटल का नाम होगा वो sp3 नाम दिया जाएगा। प्रत्येक ऑर्बिटल का जो नाम होगा वो sp3 दिया जाएगा। तो बच्चों आप ये बात समझ गए, कार्बन एक टेट्रावैलेंट है, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जो 4 बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का शेप कैसा होना चाहिए? तो CH4 में बच्चों आप इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। अब यहाँ पे मैं पूछूं आपसे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, तो आपको क्या देखना है बच्चों? नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड देखना है, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड देखना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड 4 है, इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 होगा। और जब किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा तो उसका शेप होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप होगा इसका टेट्राहेड्रल। तो बच्चों ये मीथेन का मॉलिक्यूल ऐसा मुझे दिखता है, लेकिन एक्चुअली जो इसका शेप होगा वो कुछ इस तरह का होगा, एक हाइड्रोजन इधर और 3 डायमेंशनल वे में इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग C2H4 इथीन। C2H4 का स्ट्रक्चर अगर बना ले हम लोग बच्चों, C कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि प्रत्येक कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन होगा। ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है शायद आप जानते होंगे, और नहीं तो एक एक करके हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे तो फिर मुझे समझ आ जाए। अब बच्चों आपको देखना है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है। तो आपको काउंट करना है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे 1 2, और इस डबल बॉन्ड में से या ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड लेना है, क्योंकि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी का अदर बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। बच्चों पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो यहाँ से सिर्फ एक ही बॉन्ड मुझे कंसीडर करना है, तो एक यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। 1 2 3, तो यहाँ पे इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? एक S और P का कितना? 2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन आप देखें बच्चों, तो इसके पास भी 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है बच्चों, आपको पता होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग C2H2। एसिटिलीन का शेप अगर देखें
तो बच्चों ये एसिटिलीन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा आपको, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास, दूसरा हाइड्रोजन एक कार्बन के पास। अब मैं आपसे पूछूं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो बच्चों आपको काउंट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसमें से एक बॉन्ड आपको लेना है एज अ सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, दो ही सिग्मा बॉन्ड इसके पास प्रेजेंट है। दो सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसके पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों आप फाइंड करेंगे तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा दो सिग्मा बॉन्ड के कारण sp। और बच्चों अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है किसी का तो उसका शेप होता है लीनियर, तो इसका भी शेप हो जाएगा बच्चों लीनियर। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्वेश्चन है ये, गिव हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। बच्चों इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको बताना है। ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसका क्या हो सकता है, तो आपको काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड। तो कहीं भी डबल बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए इस कार्बन के पास जितना बॉन्ड होगा सभी सिग्मा बॉन्ड होगा। 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा एक s ऑर्बिटल का और 3 p ऑर्बिटल, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर बच्चों मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिग्मा बॉन्ड कितना हो सकता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ और इस दोनों में से एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसलिए 3 बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के लिए 3 ऑर्बिटल होगा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट, और इसका हो जाएगा एक s का और p का 2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों आप देख आएंगे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप काउंट कर सकते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड ही मुझे लेना है, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, 3 बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास दोनों और डबल बॉन्ड है, तो दोनों डबल बॉन्ड में से एक एक सिग्मा होगा, 2 सिग्मा है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। यहाँ पे आप देखिए बच्चों 2 हाइड्रोजन अटैच है, यानी कि 2 सिंगल बॉन्ड होगा और एक डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो 2 हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, टोटल इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाता है और हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp2। अब बच्चों ये थर्ड मॉलिक्यूल में आप देखिए, मैं आपसे पूछूं इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन के द्वारा सिग्मा बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के द्वारा सिग्मा बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड आपको कंसीडर करना है जो सिग्मा बॉन्ड होगा। टोटल सिग्मा बॉन्ड का नंबर 3 हो गया, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन के कारण सिंगल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड में से लेना है आपको, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो जाता है 1 2 3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन बच्चों हो जाएगा sp2। इस कार्बन के पास बच्चों आप देख लीजिए एक सिंगल बॉन्ड इधर दिख रहा है और तीनों में से एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, तो ये 1 और 1 2, इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों ये हो जाएगा sp। अब 4th मॉलिक्यूल में देख लीजिए बच्चों इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इस कार्बन के पास तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड लेना है और एक एक सिंगल बॉन्ड है, यानी कि टोटल इसका सिंगल बॉन्ड का नंबर या सिग्मा बॉन्ड का नंबर 3, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2। इस कार्बन के पास टोटल देख लीजिए सिग्मा बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें से एक ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड का नंबर 4, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों हो जाएगा sp3। करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, व्हाट इज द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ शेप कैसे डिसाइड होता है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसका शेप होगा टेट्राहेड्रल,
टेट्राहेड्रल। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बच्चों उसका शेप होगा लीनियर, लीनियर। क्लियर है? तो यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करें बच्चों, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, और इस दोनों में से एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, यानी कि s आपको ऑलवेज एक ही लेना है। p का नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 ही सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो एक s बनाया होगा सिग्मा बॉन्ड और 2 p बनाया होगा सिग्मा बॉन्ड, इसलिए इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो इसका शेप क्या हो सकता है बच्चों? इसका शेप हो सकता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर। अब इस मॉलिक्यूल का मैं बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मुझे 4 दिख रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3। और बच्चों आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हो तो sp3 के लिए शेप होता है टेट्राहेड्रल, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, हेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक हम लोग बात करें स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। एक इसी को हम लोग कंडेंस्ड करके इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो CH3 लिखा हुआ है। जब इसी फार्मूला को कंडेंस्ड करके लिखते हैं तो उसे कहा जाता है कंडेंस्ड फार्मूला। और कंडेंस्ड में और कंडेंस्ड कैसे हो सकता है? तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH2 का नंबर कितना है, यहाँ पे 1 2 3 CH2 है, इसलिए CH2 इकट्ठा एक ही जगह लिख करके होल 3 लिख दिया गया। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को कंडेंस्ड बनाने का तरीका है। यहाँ पे आप देख रहे हो C से कार्बन से OH बॉन्ड अटैच्ड है और इस OH बॉन्ड को साइड में लिख दिया गया है यहाँ पे। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को कंडेंस्ड करके लिखने का तरीका है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। 2 स्ट्रक्चर तो मैंने बात किया, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो जेन्युइन स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर मैंने बात किया, तीसरा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बच्चों बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको क्या देखना है, तो जहाँ कहीं भी एंड होगा उस एंड पे कार्बन होगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ, इसकी बात करूँ, तो एक कार्बन यहाँ होगा, 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 एक कार्बन यहाँ होगा। टोटल कार्बन का नंबर कितना? 6। अगर इसका नाम लिखने जाऊँ तो मैं इसका नाम लिख सकता हूँ हेक्सेन। ठीक है, वैसे नाम कैसे लिखना है ये आगे हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। यहाँ पे देख लीजिए इस बॉन्ड लाइन में आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितना, 1 2 3 4 और 5। इसमें एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एल्कीन होगा। इसका बच्चों नाम भी आप लिख सकते हैं। वैसे अभी नाम लिखना आपको शायद आता नहीं होगा, हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो समझेंगे। इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग 2 मिथाइल, 2 मिथाइल कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन। ठीक है, अब इस बॉन्ड लाइन को आप देख लीजिए। यहाँ पे अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिर्फ आपको नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने का तरीका बता रहा हूँ। एक कार्बन यहाँ होगा, दूसरा कार्बन यहाँ होगा, तीसरा कार्बन यहाँ होगा, चौथा कार्बन यहाँ होगा, पांचवा कार्बन यहाँ होगा, यानी कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। और इसका नाम कैसे चेंज होता है, कैसे हम लोग लिखते हैं, ये हम लोग आगे बात करेंगे। पेंटेनोइक एसिड यहाँ पे देख लीजिए,
इस वाले स्ट्रक्चर में जहाँ भी कॉर्नर आपको दिख रहा है ये सब कार्बन का नंबर है। तो कितने कार्बन का ये कंपाउंड हो सकता है? 6 कार्बन का कंपाउंड हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कार्बन कंसीडर करना है, कार्बन कंसीडर करना है, कार्बन कंसीडर करना है, कार्बन कंसीडर करना है। ये 5 कार्बन का कंपाउंड हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने कार्बन का कंपाउंड हो सकता है? ये 6 कार्बन का कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड लाइन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है जिसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करें 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? जैसे एक मीथेन का स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा आपको। मीथेन बच्चों, मीथेन का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो ये होता है, शेप इसका होता है टेट्राहेड्रल। इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप होने की वजह से इसका शेप हम लोग बनाएंगे, एक कार्बन होगा, इससे एक सॉलिड एज वाला स्ट्रक्चर होगा, एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, एक इसमें डॉटेड लाइन बनाएंगे और 2 इसमें प्लेन लाइन बनाएंगे, H H H H। देखिए, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। बच्चों इसमें हम लोग बात करते हैं सॉलिड वेज। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको सॉलिड वेज कहा जाता है और इसका मतलब है ये आगे की ओर प्रोजेक्टेड है। किधर प्रोजेक्टेड है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर मैं आगे से देख रहा हूँ तो ये आगे की ओर निकला हुआ है। एक है डैश्ड वेज। डैश वेज का मतलब ये डैश वाला हो गया। इसका क्या मतलब है? तो बच्चों ये बोर्ड के अंदर होगा, इनवर्ड टू द ऑब्जर्वर। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो बोर्ड के अंदर ये दिखेगा। और जो लाइन, सिंपल लाइन होता है, दैट विल बी इन द प्लेन ऑफ द पेपर। या बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ तो ये बोर्ड के प्लेन में होगा। ठीक है, तो सॉलिड वेज क्या होता है? सॉलिड वेज का मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन and projected toward the observer, projected towards the observer, towards the observer, projected towards the observer। फिर हम लोग डैश्ड वेज की बात करें तो ये क्या होगा? ये प्रोजेक्टेड तो होगा लेकिन इनवर्ड होगा। इसमें भी बच्चों परपेंडिकुलर ही लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट प्रोजेक्टेड away from the observer, away from the observer, from the observer, away from the observer। यानी कि मैं आगे से देख रहा हूँ तो ये बोर्ड के अंदर की ओर होगा ये वाला पार्ट। और सिंपल लाइन का क्या मतलब है बच्चों? ये प्लेन ऑफ द पेपर, यानी बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ तो ये सिंपल लाइन बोर्ड के प्लेन में होगा। present in the plane of the paper, in the plane of the paper। और बोर्ड की बात करें पेपर, करेक्ट। तो ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है किसी भी मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जिस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच हो जाता है उसके फिजिकल नेचर को डिसाइड करता है। तो आप कह सकते हैं आ एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम डैट डिसाइड द केमिकल नेचर ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैं एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर एक एग्जांपल बच्चों मैं दे दूं आपको,
ये मैं ले लेता हूँ मिथाइल, इसको कहते हैं मिथाइल। फिर से मैं दूसरा मिथाइल ले लेता हूँ और तीसरा मैं फिर से यहाँ पे मिथाइल ही ले लेता हूँ। और एक बॉन्ड जो आगे देख रहे हैं ये खाली है, यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर के अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बच्चों अगर OH अटैच हो गया तो ये बन गया अल्कोहल, ये बन गया अल्कोहल। बच्चों यहाँ पे अगर COOH अटैच हो गया तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे अगर Cl अटैच हो गया तो बच्चों ये हो गया क्लोराइड। तो आप इसमें देख पा रहे हैं बच्चों, एक जो पार्ट है ये है अल्काइल ग्रुप, ये है अल्काइल ग्रुप, और दूसरा पार्ट जो बच्चों आपको दिख रहा है, दूसरा वाला पार्ट ये है फंक्शनल ग्रुप, इसे कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन क्या है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, और ये वाला पोर्शन इसको कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे भी आपको ये अल्काइल ग्रुप दिख रहा है और ये दिख रहा है आपको, ये है फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप जो होता है एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। जब कभी भी किसी केमिकल किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच्ड होगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल नेचर को डिसाइड करेगा। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड नेम। कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख लेते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये लिख लेते हैं। बच्चों अगर ये Cl लिखा हुआ है ये हो जाएगा क्लोराइड, C डबल बॉन्ड O, H लिखा हुआ है ये इसको कहेंगे हम लोग एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, और OH लिखा हुआ है और एक बॉन्ड खाली है बच्चों, इधर देख रहे हैं, इधर कोई अल्काइल ग्रुप आकर अटैच हो सकता है यहाँ पे। इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। OH ले लेते हैं हम, एक जगह खाली है, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो सकता है, इसको हम लोग कहेंगे अल्कोहल, अल्कोहल। बच्चों C लेते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर भी एक बॉन्ड खाली, इधर भी एक बॉन्ड खाली, दोनों जगह से अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, इसको कहते हैं कीटोन। O ले लेते हैं बच्चों ऑक्सीजन, इधर भी बॉन्ड खाली, इधर भी बॉन्ड खाली, दोनों और बॉन्ड खाली है, इसको कहते हैं ईथर, इसको कहते हैं ईथर। C डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl ले ले बच्चों, एक बॉन्ड खाली है जहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, इसको कहते हैं एसिड हाइलाइड, एसिड हाइलाइड। यहाँ पे क्लोरीन है तो आप एसिड क्लोराइड भी कह सकते हैं, एसिड क्लोराइड ही लिख दूँ मैं, एसिड क्लोराइड। करेक्ट। और फंक्शनल ग्रुप बच्चों इसमें ऐड किया जा सकता है, NH2 मैं ले लूँ, NH2, NH2, और एक बॉन्ड खाली है, इसको कहते हैं अमाइन, इसको कहते हैं अमाइन। अमाइन। इसी तरह से कुछ और बच्चों हम लोग लिख लें, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड खाली है और यहाँ पे NH2 लगा दूँ, इसको कहते हैं अमाइड, अमाइड। SH मैं लिख दूँ बच्चों, ये इसको कहते हैं थियो अल्कोहल, थियो अल्कोहल। CN बच्चों मैं लिख दूँ, इसको कहते हैं साइनाइड,
साइनाइड, NC लिख दूं बच्चों, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे कुछ जो इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है वो मैंने लिख दिया है, और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सभी को आपको याद कर लेना है, क्योंकि आप समझ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप कितना इम्पॉर्टेंट है। यही वो फैक्टर है, यही वो स्पेसीज है जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल नेचर को डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है बच्चों? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड्स का सीरीज जिसमें एक कार्बन, प्रत्येक दो कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो तो उसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, सभी का जनरल फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। दो कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल डेफिनेटली एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर कर रहा हो तो उसे हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे होमोलोगस सीरीज का 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, मैं लिखने जा रहा हूँ, अल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आप देखेंगे अल्केन का मैं नाम लिख रहा हूँ, पहले CH4, फिर C2H6, फिर C3H8, C4H10, C5H12। बच्चों आप इसको विजुअलाइज करें तो आपको दिखेगा प्रत्येक दो कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल के बीच, प्रत्येक दो कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल के बीच एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अगर एल्कीन की बात करें, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C5H10। बच्चों इन मॉलिक्यूल्स को आप विजुलाइज करें तो आपको दिखेगा प्रत्येक दो कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल के बीच एक कार्बन का डिफरेंस, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, एक कार्बन का डिफरेंस, इसलिए इसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं हम लोग। अल्काइन की बात करें, C2H2, C3H4, C4H6, C5H8। अब इसमें भी आप सभी मॉलिक्यूल्स को विजुअली माइन्यूटली वॉच करें तो आपको दिखेगा प्रत्येक दो कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल के बीच एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, इसलिए हम लोग होमोलोगस सीरीज के कैटेगरी में इसको डालते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है? बच्चों होमोलोगस सीरीज का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। जितने भी होमोलोगस सीरीज है सभी का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, लेकिन चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन का मास ऐड हो जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण मास बढ़ जाता है, इसलिए सभी होमोलोगस सीरीज के मॉलिक्यूल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज एब्सोल्युटली डिफरेंट होगा। और जितने भी होमोलोगस सीरीज है सभी का जनरल फार्मूला सेम होता है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, ये अल्केन है, अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। बच्चों जितना भी मॉलिक्यूल है सब का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा। यहाँ पे अल्कीन की बात करें, अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। तो जितना भी मॉलिक्यूल है सभी का जनरल फार्मूला सेम होगा। अल्काइन का जनरल फार्मूला हो जाता है CnH2n-2। तो यहाँ पे भी जितना मॉलिक्यूल है सबका जनरल फार्मूला सेम होगा। तो जो होमोलोगस सीरीज है इसमें केमिकल सभी मॉलिक्यूल का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एब्सोल्युटली डिफरेंट होता है और जनरल फार्मूला सभी का सेम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम हम लोग लिखते हैं। इनिशियली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सभी का नाम सभी का नाम दिया जाता था जिस सोर्स से रिसीव किया गया है उसके अकॉर्डिंग। इनिशियली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम उस सोर्स के अकॉर्डिंग दिया जाता था जिस सोर्स से उसे रिसीव किया गया हो। जैसे एसिटिक एसिड को एसीटम से रिसीव किया गया था, इसलिए इसका नाम दिया गया एसिटिक एसिड। एसीटम का मतलब हो गया विनेगर, वैसा लिक्विड जो सॉर टेस्ट होता है। फॉर्मिक एसिड क्यों नाम दिया गया? क्योंकि यह फॉर्मिकस से रिसीव किया गया था। फॉर्मिकस का मतलब होता है रेड एंट। तो इनिशियली जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर है सभी का नाम उसके सोर्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। लेकिन अब जो है एक संस्था है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया हुआ है जो कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग नोमेनक्लेचर, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम हम लोग लिखेंगे। तो उस रूल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम हम लोग लिखते हैं। बच्चों आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग, क्योंकि नोमेनक्लेचर का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।